जनप्रतिनिधियों की भूमिका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सत्र है। सबसे पहले मैं अपने संपादक अरविंद चतुर्वेदी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। एक बार जोरदार तालियां अरविंद जी के लिए। सत्र का संचालन करेंगे और हमारे जो तमाम मेहमान हैं वो पहुंच चुके हैं हमारे बीच। श्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड सरकार, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा गणेश जोशी जी का। आप मंच पर आ जाइए। श्री सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड सरकार, सुबोध जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। श्री काजी निजामुद्दीन, कांग्रेस विधायक हैं मंगलौर से, आपका भी बेहद स्वागत है। श्री दिनेश मोहनिया, प्रदेश प्रभारी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। 2022 में जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर इस सत्र में हम चर्चा करेंगे। गणेश जी हमारे साथी हैं, बस किसी भी समय ज्वाइन कर लेंगे। अभी देखिए, राजनीति जो है वो, राजनीति में सब रंग होते हैं और नेता समाज के सभी रंगों को देखता है, बहुत नज़दीक से देखता है, उसको महसूस करता है और देश और समाज के लिए कानून बनाता है जिससे देश और दुनिया को उसमें जो लोग हैं उनको जो है अच्छी तरीके से ज़िंदगी जीने का मौका मिले। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जो है चुनाव बहुत नज़दीक हैं और ये जो सत्र है वो बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है और शायद यही कारण है कि इस सत्र को जो है हम लोगों ने करने का निर्णय लिया है। इसमें अभी फ़िलहाल हमारे साथ देखिए गणेश जी भी आ गए। गणेश जी आप सादर आमंत्रित हैं, प्लीज़ आइए। गणेश जी का भी बहुत स्वागत है। कैबिनेट मिनिस्टर हमारे साथ 2 लोग बैठे हुए हैं। उसके अलावा दिनेश मोहनिया साहब देखिए संगम बिहार से आके यहाँ पे इन्होंने झंडे गाड़ रखे हैं आम आदमी पार्टी के, और काजी निजामुद्दीन साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस से वर्षों से नाता है। गणेश जी हम आप ही से शुरू करते हैं। देखिए आप मंत्री हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो आपके पास हैं, लेकिन चुनौतियाँ बहुत सारी हैं। अभी आप देखिए खटाखट आपके जो है 2 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, तीसरे आ गए। तो आपको लगता नहीं है कि कितनी बड़ी चुनौती है भाई? जब स्थिरता रहेगी तो विकास कैसे होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता है, ये कैडर बेस्ड पार्टी है जी। किस कार्यकर्ता का कहाँ पर कब उपयोग करना है उस आवश्यकता के अनुसार हम उसका उपयोग करते हैं। त्रिवेंद्र जी हमारे वरिष्ठ नेता है, संगठन का बहुत अच्छा अनुभव है उनको, इसलिए उनको वहां से रिप्लेस किया। तो उसके बाद तीरथ जी को किया, उसके बाद लगा कि पुष्कर सिंह धामी को लाना चाहिए। तो कहां पर किस व्यक्ति की कहां आवश्यकता है उस हिसाब से लगता नहीं है कि उनका उपयोग थोड़ा जल्दी कर लेते तो शायद ज्यादा अच्छा रहता? बिल्कुल, थोड़ा जल्दी और अच्छा हो जाता। लेकिन 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 सरकार देखिए, नहीं, मेरा कहने का आशय ये था कि भाई त्रिवेंद्र जी का संगठन में उपयोग कर लेते तो ज्यादा अच्छा हो जाता। मेरे ख्याल से इतनी जवाबदेही नहीं होती गणेश भाई। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व तो मैंने कहा ना कि कब किस व्यक्ति का कहाँ उपयोग करना है उस सुविधा के अनुसार से उसका उपयोग करता है। उनको लगा कि ये सही टाइम है, पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा नेता को इस टाइम भेजना चाहिए और उसका जो उपयोग कर रहे हैं। और आप देखिएगा 85 दिन के अंदर, उसके बाद तीरथ जी का भी उन्होंने उपयोग किया 1.5 महीने, और उसके बाद कहा कि भाई आपका भी संगठन में ज्यादा आपकी जगह की आवश्यकता है। देखिए, तीरथ सिंह हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है, संगठन का बहुत लंबा अनुभव है, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय मंत्री रहे हैं। तो अभी हमारी जो संचालक की समिति बनी है उसमें संयोजक की भूमिका में वो आ रहे हैं। गाजी भाई क्या कहना है गणेश जी के बातों पे? कह रहे हैं कि भाई देखिए हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और हम लोग जिसका जहां उपयोग करना चाहते हैं उनको धीरे से हम लोग ऊपर बुला लेते हैं। उपयोग भी करना जानते हैं और दुरुपयोग भी करना जानते हैं। किसी की क्षमताओं का इस्तेमाल करना तो अलग बात है, लेकिन ये काम करते हुए आदमी को रोकना भी जानते हैं। और अच्छा। एक बात सुने कि आपके तो हो गए पार्टी के एक्सपेरिमेंट्स, और कोविड जैसी महत्वपूर्ण चीज चल रही है और भारतीय जनता पार्टी अगर अपने मुख्यमंत्री बदल रही है तो इससे गंभीर बात और क्या हो सकती है। एक मुख्यमंत्री आप लाइए, उसको शपथ कराइए और शपथ कराने के बाद फिर उसको देखने, सोचने, समझने में महीनों का टाइम लग जाता है और उसी समय कोविड शुरू हो रहा है और कोविड, तीसरे कोविड की भी दस्तक आ रही है। दूसरा कोविड निपटते ही फिर सीएम बदल देते हैं। तो
आप देखिए कि दूसरे कोविड के बीच में इतना बुरा हाल इस प्रदेश में रहा जी तो जनता हाहाकार करती रही, तो वो आपके ये अचानक मुख्यमंत्री बदलने का ही कारण था, तो ये जिसकी आपको वजह से लगता है क्या है जनता कि ये कोविड की वजह से मुख्यमंत्री बदल दिए गए? नहीं, कोविड की वजह से नहीं, वो तो इनकी राजनीतिक आपसी कोई फूट रही होगी उसके कारण बदला होगा, लेकिन उसके दुष्परिणाम प्रदेश ने भुगते हैं, जिसमें कोविड आया और कोविड में ऐसा प्रतीत होता रहा जनता को, हम लोगों को, पूरे प्रदेश को, कि सरकार नाम की चीज़ नहीं है। निजी संसाधनों से लोगों ने सहयोग किए और उन निजी संसाधनों के आधार पर ही प्रदेश चला और गणेश बेमौत जी, लोग मारे गए। इसका जवाब दीजिए तो मैं सुबोध भाई के देखिए, चलता हूं। अब काजी भाई जो कह रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोविड की आप बात करें तो 2 कोविड हॉस्पिटल्स बड़े हमने अगर बनाए हैं, उसी समय बनाए हैं, हल्द्वानी के अंदर और एम्स के अंदर। हमने आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाई है, हमने वेंटिलेटर बेड बढ़ाए हैं। तो ये सारे काम उसी कार्यकाल में हुए हैं। तो ये कहें कि साहब मुख्यमंत्री बदलने से इसको कोई फर्क पड़ा है? काजी भाई, उल्टा- आपका आरोप जो है सही नहीं है भाई नहीं, गणेश जी आप का। एक बात सुने, जी। आप भी हैं, हम भी हैं, और जनता में पूछिए, सरकारी स्तर पर अगर एक भी वेंटिलेटर चल रहा हो तो एम्स और इन्हें छोड़ दीजिए बड़े हॉस्पिटल्स को, रुड़की, हरिद्वार या नरेंद्र नगर, टिहरी, कहीं पूछ लीजिए। हमारे भाई माननीय विधायक नरेंद्र नगर जो मंत्री भी हैं हमारे सहयोगी बैठे हैं, या आपके मसूरी में अगर एक भी वेंटिलेटर सरकारी स्तर पर चला हो तो मुझे बताइएगा, मैं भी आपकी बात पे हाँ में हाँ मिलाऊंगा। सरकार वेंटिलेटर चला हैं, 2000 वेंटिलेटर का आंकड़ा सरकार दे रही है कि हमारे पास हैं, तो वेंटिलेटर चलाने वाले 2000 वेंटिलेटर होना अलग बात है। वेंटिलेटर ऐसा है जैसे हवाई जहाज का होना, उसको सिर्फ और सिर्फ आप एक आदमी के द्वारा नहीं चला सकते, आपके पास चलाने वाले ही नहीं है उनको, तो आप क्या करेंगे उन वेंटिलेटर्स का? ऑर्नामेंटल्स हैं वो, दिखावे की चीज है वो। काजी भाई ऐसा है, अब मसूरी घूम के भी आइएगा, मसूरी मैंने आईसीयू बनाई है, जरा घूम के आ जाइएगा, क्योंकि जब यहाँ पर बिल्कुल क्या आईसीयू नहीं मिल रहे थे, आप सुनिए सुबोध जी, तो यहाँ से पेशेंट मसूरी हॉस्पिटल में भेजे गए, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर भेजे गए। गणेश जी, हाँ सुबोध जी बताइए। सुबोध जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई देखिए, ऐसा है कि आप काजी भाई के पुरानी साथी रहे हैं। ये मेरा साहब स्पष्ट कहना है, जी बेसिक अंतर अगर आप देखेंगे कांग्रेस में और भाजपा में, जी, वो मैं आपसे समझना भी चाहता हूँ। कांग्रेस, मैं मुख्यमंत्री बदलने के प्रश्न पर जवाब दे रहा हूँ जी जी, कांग्रेस व्यक्ति आधारित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नीति और कार्यक्रम आधारित पार्टी है। कांग्रेस में आदमी व्यक्तिगत को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। हम 2017 में जब जनता के बीच गए थे तो जिन नीतियों पे, जिन कार्यक्रमों पे, जिस मैनिफेस्टो में गए थे, वही नीतियां, वही कार्यक्रम, उसी मैनिफेस्टो का अनुपालन कर रहे हैं। चेहरा बदलने से सरकार की नीतियों पर असर नहीं पड़ा, चेहरा बदलने से सरकार के कार्यक्रमों पर असर नहीं पड़ा, चेहरा बदलने से ये समझने में आपको बहुत समय लगा, लेकिन मुझे लगता है चेहरा बदलने से मैनिफेस्टो पर असर नहीं पड़ा, पहली बात। और मेरे काबिल दोस्त काजी जी से पूछना चाहूंगा, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में ये सत्ता के, इवन दिल्ली में भी हमारी सरकार नहीं थी। मुझे फक्र है कि इस कोविड पीरियड में दिल्ली और पंजाब से भी लोग आकर के, जिनको हमने देहरादून और ऋषिकेश और मुनिक-रेती के अस्पतालों में बेड दिलवाए, ऑक्सीजन। और आप ये बताइए, कोई अचानक आपदा चली आई, द्वितीय फेज के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से 10,000 की संख्या को हम लोगों ने कंट्रोल किया, भारत सरकार ने भी अप्रिशिएट किया कि उत्तराखंड सरकार ने कोविड कंट्रोल में जितना काम किया है, संभवतः ये बहुत दूसरे राज्यों में उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो आपको काफी अंतर दिखाई देगा। हमने कोविड में दिन रात एक करके, हमारा एक सरकार का स्पष्ट कहना था कि हम अपने धर्म का पालन करते हुए मनुष्य के जीवन को बचाने के लिए कितने से कितने कड़े कदम लेने पड़े, हम लेंगे और हमने लिए। तो ये कोविड, देखिए आज सबसे बड़ा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि विपक्ष झूठ बोल रहा है? देखिए सवाल ये है, मैं आपसे कहता हूं कि दुर्भाग्य से आज विपक्ष का काम विरोध के लिए विरोध की राजनीति करना रह गया। अगर आप विरोध के लिए विरोध की राजनीति करोगे तो हम लोग आंकड़े की बात करते हैं, मैं यही सुन लूंगा। आप दूसरे को कमजोर करने के प्रयास में अपने आप तो मजबूत नहीं बन पाओगे। आप दूसरे की लाइन को मिटाने के लिए अपनी पूरी एनर्जी खराब कर दोगे, आप अपनी लाइन को नहीं बना पाओगे काजी जी। और यही हालात इस राज्य में है। आज आप, मैं सुन रहा था प्रीतम सिंह जी की बात, अभी आप जो कह रहे थे, तो आप ऑफर दे दीजिए, क्या करना है? आपने कहा भारतीय जनता पार्टी, काजी भाई को ऑफर दीजिए। आप काजी तो मेरा भाई, हमने तो कहा आप भैया
साथ चलते हैं, आजा मेरे साथ, चले मिल ले। हैं? साथ मिलकर गणेश काम जी करेंगे। आप दोनों मिलके ऑफर दे दीजिए काजी भाई को, तो बहुत पुराने आदमी आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? और ये देखिए, मैं आपको एक बात और बताना, अभी आपने कहा कि काजी जी, जितने भी लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं ना, गणेश हमारे भाई- ऑफर से नहीं आ रहे, खुद आ रहे हैं। गणेश भाई मैं एक जवाब दे रहा हूँ। काजी जी ने अभी आपने जब इंट्रोड्यूस कराया था काजी जी को, आपने कहा बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। संभवतः काजी जी से पुराना कांग्रेसी मैं था। नहीं, मैं यही तो पूछा आपसे कि आपको कब काजी समझ जी- में आया कि भाई कांग्रेस जो है काजी जी व्यक्तिवादी तो- पार्टी है? काजी तो- आपको समझ में कब आया सुबोध जी? भाई, तभी आया जब एक नकारा नेतृत्व कांग्रेस पर थोपा गया, एक अपरिपक्व नेतृत्व कांग्रेस पर थोपा गया, और उस नेतृत्व में कांग्रेस आसमान से धरातल पे आ गई। आप खुद लगा लीजिए, जिस पार्टी ने और 7 आपके साल- यहाँ 3-3 मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई अंतर नहीं, कार्यक्रम और नीतियां वही है, मैनिफेस्टो वही है, मैंने आपका कोई अंतर नहीं है। ये चेहरा उससे फर्क नहीं पड़ेगा चेहरा- सुबोध जी, ये- फर्क नहीं पड़ेगा। मैं- त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, ठीक है, वो तीरथ सिंह रावत आ गए, अब पुष्कर सिंह धामी आ गए, आपको फर्क, आपको लगता नहीं है विकास में फर्क नहीं पड़ेगा? 2017 में जब हम जनता के बीच गए थे, बिना किसी चेहरे के गए थे, क्या कोई चेहरा लेके भाजपा जनता के बीच गई थी? ठीक बिना कह रहे हैं चेहरे आप। के गए थे। तो इस बार तो चेहरा लेके और जा रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, कार्यक्रम और मैनिफेस्टो, आज भी वही नीतियां हैं, वही कार्यक्रम है, वही मैनिफेस्टो है, जिसको लेके हम आगे चल रहे हैं। खाली आदमी बदल गए हैं। मैंने आपसे कहा कि चेहरा गौण है भाजपा में, चेहरे की राजनीति आप देख रहे हैं। कल भी मैं सुन रहा था कि G23 ग्रुप ऑफ 23 कहता है चेहरा बदलो। कल के अखबार में भी है। देखिए दिनेश मोहनिया जी बैठे हैं, इनके पास भी एक ही चेहरा है। दो विषय दिनेश जी। दो विषय रखे आपने, मैं अपनी बात रख देता हूँ। जी, जी। एक तो निहाल जी ने बोला कि कांग्रेस में ऐसा है, कांग्रेस में ऐसा है, कांग्रेस को कोस रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि ये तय करें कि 5 साल पहले ये कहाँ थे। नहीं, तो बता अब- दिया, इनको चलिए, समझ कोई में बात जब आया नहीं। तो चले आए। और लेकिन अब बताइए, अब गारंटी है कि महीने बाद ये कहाँ होंगे, ये नहीं पता। महीने बाद हो सकता है ये कांग्रेस में चले जाएं। तो हमारा ये कहना है कि भारतीय भाई, जनता आप पार्टी, पार्टी- निहाल जी मेरे को बात रखने दीजिए। आप पार्टी सोनिया वो जी, पार्टी मेरी बात है रखने दीजिए। जो जगह निवेदन है, मेरे को बात रखने लोगों दीजिए। को एक सहारा निवेदन है, बात रखने देकर दीजिए। राजनीति करना चाहती है। देखिए, आपको मैंने पूरा समय दिया, मेरे को तो टाइम दे आपने दीजिए। कहा कि नहीं, आप बीच में मत बोलिए आपने प्लीज, मुझे प्लीज, इन्वॉल्व प्लीज, किया कि प्लीज। आप ज्वाइन कर ले, आप भी कहाँ होंगे? मैं तो कह रहा हूँ, मैं आप जवाब तो दे स्टेज रहा पे हूँ। ऑफर दे रहे हैं। विभिन्न दलों इससे के ज्यादा ठुकराए इस हुए लोकतंत्र का लोग, मजाक क्या ये हो भाई सकता हमारे है? रवि नारायण इससे हट के आप हैं। शामिल हो जाइए। ज्यादातर लोग वही हैं और निहाल जी, जिनको- और अब- मेरा विषय है कि चलिए, आप बोलिए। टाइम दे दीजिए, बोलिए। जनता को यहाँ तो सुनने बोलने आए। दे, फिर इसका निष्कर्ष। तो एक तो ये विषय है कि जी बीजेपी और कांग्रेस जिस तरीके से अदला बदली का खेल चल रहा है, और फिर ये कोसने का खेल चल रहा है कि जी 5 साल काम नहीं किया। अभी कांग्रेस इनको कोस रही है कि 5 साल भ्रष्ट मंत्री रहे, भ्रष्ट मुख्यमंत्री रहे। अब यही शामिल हो जाएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वॉशिंग मशीन से निकाल देंगे इनको, फिर ठीक हो जाएगा सब कुछ। एक तो ये विषय है। दूसरा, आपने ये कहा कि मुख्यमंत्री क्यों बदले और मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। तो मैं ये पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि बदलने का कारण बता दीजिए। कोई कारण नहीं है। नए मुख्यमंत्री क्यों, कौन लाए गए, उनका कारण नहीं है। TSR 2 को तो ये भी पता नहीं गया कि उनको गोद क्यों दिलाई गई और उनको क्यों हटाया गया, कुछ पता ही नहीं है। मतलब जोकर सर्कस चल रहा है। जैसे जोकर निकालता है ना, एक बॉल एक निकाली, एक रैबिट निकाल दिया, ये वाला देख लो जी, जनता को पसंद नहीं है तो दूसरा निकाल दिया। मतलब आपने पूरे देश में, पूरे प्रदेश में लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। लोकतंत्र में आपको 57 सीटों का भारी बहुमत दिया था जनता ने, उसके बावजूद भी 5 साल के अंदर 3-3 मुख्यमंत्री आप दे रहे हैं और कोई कारण नहीं है। क्योंकि जब पिछली बार माननीय मनीष सिसोदिया जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये 0 वर्क CM है। मैं आज भी चुनौती देता हूं, आप 2 काम गिना दीजिए जो आपने पूरे 5 साल में किए हों। जनता के सामने बता दीजिए कि हमने 5 साल में ये 5 काम जनता के लिए किए। ठीक है, मोनिया आप जी गिना बताइए, दीजिए। सुबोध जी प्लीज। हाँ, देखिए, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। जी जनता आपका चैनल देखेगी तो जवाब देगी। जी। सिसोदिया जी आए कि स्कूल देख रहे हैं तो दिल्ली के देखो। मैंने कहा सिसोदिया जी, जितने स्कूल आपके पूरे दिल्ली प्रदेश में हैं, इतने हमारे राज्य की एक विधानसभा में है। आप कहां मुकाबला करोगे उत्तराखंड जैसे भौगोलिक दृष्टि से विपरीत राज्य का? आंकड़े ठीक कर लीजिए। मैं आंकड़े ठीक करके बता रहा हूं। हाँ, आप ठीक। अब आप मुझे बोलने दीजिए। हमारे यहाँ वरना 2100 मैं आपको स्कूल नहीं हैं। बोलने दूंगा, आप आप बोलने दीजिए। 2100 स्कूल बता दीजिए कौन सी विधानसभा में। अपने आंकड़े तो ठीक कर हमारे? लीजिए। हाँ, एक विधानसभा में 2100 स्कूल कौन से हैं? चलिए, मैं और मैं बता- कहता हूँ चलिए, 2100 में से छोड़िए, आप 21 मैं- स्कूल मैं- बता दीजिए। अभी अरे आप चलते हैं, बताओ, देखते सुन हैं लो क्या ना। स्थिति है स्कूलों की। अब बताता हूं, सुन हाँ, भी बता लो। दीजिए।
मैं अपनी विधानसभा का जिक्र कर लूं। ठीक है, फिर गणेश जी के विधानसभा का भी पूछते हैं, फिर काजी भाई का भी पूछ मैं लेते हैं। अपनी चलिए विधानसभा का आप जिक्र अपनी कर लूं। बताइए। ठीक है, मेरी विधानसभा में 44 इंटर कॉलेज, 22 हाई स्कूल और 300 के आसपास प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल्स हैं, और ये प्रदेश की हर विधानसभा में है। गणेश जी आपके यहाँ कितने स्कूल हैं? देखिए मोनिया जी ने जो कहा, मैं पहले कोविड से शुरू होता हूं। जी जी। जब कोविड आया तो दिल्ली की क्या स्थिति थी, और केंद्र की सरकार अगर वहां पर नहीं संभालती तो पूरा देश जानता है किस प्रकार से लोग वहां से अपनी को बचाने के लिए ट्रेनों में भर भर के वहां के बाहर के लोगों को भेज रहे थे। और वहीं उत्तराखंड के अंदर अगर आपने देखा होगा, जितने भी हमारे प्रवासी भाई यहाँ पर थे, लगातार हमारी सरकार ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी मदद की। और जब स्थिति थोड़ी संभली उसके बाद बाकायदा उनको यहाँ से बसों से, ट्रेनों से भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो आप स्वास्थ्य सेवा की बात करते हैं तो उस दिन दिल्ली की क्या स्थिति थी, मुझसे बेहतर आप खुद जानते हैं कि दिल्ली के अंदर क्या हाल था। अमित शाह खुद सड़कों पर आए, अमित शाह ने खुद जगह जगह गए, उसके बाद जाकर दिल्ली की स्थिति संभली। अच्छा ठीक है मोनिया साहब, इन्होंने देखे क्या कहा ऐसी कि आपने स्थिति जो फिर है यूपी वहां में भी वहां से संभालनी लोगों को चाहिए निकाल थी। दिया, और उत्तराखंड में भी संभालनी चाहिए थी, राजस्थान में भी संभालनी चाहिए, दिल्ली में क्यों संभाली? क्यों केंद्र सरकार तो सबकी है। दिल्ली की सबसे बुरे हाल थे। यूपी में उनको तैरती हुई लाशें नहीं दिख रही सबसे थी। ज्यादा बुरे हाल दिल्ली के थे। जो गंगा में लाशें तैर रही थी वो नहीं दिल्ली दिख के रही थी अंदर उनको। शमशान घाटों में लाइन लगी हुई थी। दिल्ली के अंदर क्या मेरा स्थिति ये थी? मानना ये है कि राजधर्म दूसरे के था कोसने से अच्छा ये भारत है की सरकार, कि भारतीय आप जनता अपने पार्टी की गिरेबान थी, में झांकें। और जहां आज भारतीय भी जनता स्थिति पार्टी ये की है सरकार थी, कि अच्छा यहाँ पर काम कर किसी रही थी, आदमी को इसलिए कोई जाकर बीमार वहां हो पे जाए करना पड़ा। सीधा दिल्ली रेफर। यहाँ से अभी दून हॉस्पिटल में चला जाइए, शाम तक का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कम से कम 10 लोग ऐसे होंगे जिनको दिल्ली रेफर किया गया है। क्यों भेजते हैं आप दिल्ली अगर अच्छी मोनिया जी, दिल्ली के लोगों का इलाज हमने किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य आप सेवा अच्छी नहीं है। आप हमारे इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा। देखिए, आप जो एम्स का कम से कम 10 लोग रोज रेफर हो रहे होंगे। भाई अगर ये तो सुबोध जी जानकारी सुबोध जी नहीं है, सुबोध भाई, सुबोध जी एक व्यक्ति बता दीजिए जो सुबोध जी दिल्ली ने आके- कहा भेजिए मत, आप दिल्ली मत भेजिए। ये कह रहे हैं कि आप एक लिख के दे दीजिए, यहाँ से दिल्ली एक आदमी नहीं जाएगा। मेरे भाई मैं आपसे कह रहा हूँ, दिल्ली से कोविड पेशेंट जहाँ उत्तराखंड में आए, मैंने जहाँ स्वयं पर आए एडमिट हैं, कराए। दिनेश भाई, रिकॉर्ड में मैंने स्वयं आप भर्ती देखिए। आप एम्स में चले जाइएगा, लोगों का इलाज हमने यहाँ पर कराया आज है। की भी बात कर रहा हूँ, दिल्ली आज के ही लोगों का चलते इलाज हमने यहाँ पर अभी कराया है। देख लेते हैं कितने लोग रेफर हो रहे जो हैं। मुझे लगता है लंबी पड़ताल की आवश्यकता है भाई, कि किसने कहाँ मरीज हो, तो वाकई सोचने की बात है। हाँ बताइए भाई काजी भाई, आप क्या कहना चाहते इन दोनों को मालूम है, हमारे माननीय मंत्री गणेश भाई, ना 3 में ना 13 में उत्तराखंड में। इनसे ही बहस करेंगे। अरे मुझसे करो ना बहस, जो मुद्दई है ओ तो भैया, ये चैनल चैलेंज को दे बोलो। रहा है, और चैलेंज देकर आपको जनता के बीच में बेनकाब करने का काम करेगा और आपकी असलियत खोलेगा। उनसे क्या बहस करनी? काजी जी, सुनिए काजी जी, ये अपने उनसे चैनल नहीं- ने हैं? अरे नहीं, अरे उनसे भाई, क्या अरे बहस करनी? अरे भाई, अरे उनसे कोई बहस ही नहीं होना। 3 में अगर भाई वो हमारे तो लिए सारे 13 गेस्ट हैं। ये तो स्वयं Please, झाड़ू अपने ऊपर नहीं, नहीं, लगाते please। जा रहे हैं आगे। सुनिए, अब नहीं, मैं 3 में 13 सुने में मुझसे ऐसी बात करें। गलतफहमी शीला जी को भी थी। 2000 से हो जाएगा। एक मिनट सुनिए सुनिए काम प्लीज की बात प्लीज सुबोध जी, देखिए आप लोग सारे लोग एक साथ के हैं, सुबोध भाई, इसलिए हाँ आपके सुनिए बोलते प्लीज। हुए हम नहीं बोले, दिनेश भाई आपके बोलते हुए हम नहीं बोले, हम भी बोल सकते हैं, ये हम भी आर्ट जानते हैं, लेकिन हम डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, डेमोक्रेटिक हूँ, बोलने का अवसर सबको मिलना चाहिए। अब आप एक चीज बताइए, विधानसभा में आपके स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं 2000 वेंटिलेटर्स हैं। 2000 वेंटिलेटर का आंकड़ा देते हैं, आईसीयू एक्सपर्ट्स का आंकड़ा क्यों नहीं देते? आपके पास एक भी आईसीयू के पास वेंटिलेटर चलाने, अगर कोई आपको उत्तराखंड सरकार को हवाई जहाज 2000 हवाई जहाज चलाने के लिए आपको पूरा पायलट्स चाहिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ग्राउंड स्टाफ चाहिए, क्रू चाहिए, उसके लिए एयरपोर्ट्स चाहिए, हैंगर्स चाहिए। तो आप 2000 कहना ये चाहते हो कि 2000 खाली- वेंटिलेटर हैं, या वो इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे रखे हैं जो कि वहां भी नहीं चले। इनके वेंटिलेटर्स बिल्कुल बेकार स्थिति में, जनता को सिवाय गुमराह करने के दूसरी बात तो नहीं कर रहे विधानसभा हैं। में आप लोग उठाते विधानसभा इसको? में हमने इन सवालों को उठाया, हम इस बात को, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, जी, अब जी। तो वीडियो रिकॉर्डिंग्स आ रही जी। हैं, हमने विधानसभा में इस बात अब को जवाब मैं दे कहा, दूं? और हाँ, अचानक एक आप सेकंड। कह रहे हैं, आप इस बात को कह रहे हैं कि अचानक कोविड आया। यकीनन अचानक कोविड आया, लेकिन कोविड 1 की आहट भी आ चुकी थी, कोविड 2 की आहट भी आ चुकी थी, और अक्टूबर 2020 में पार्लियामेंट्री कमेटी कह रही थी कि ऑक्सीजन की कमी होने जा रही है। उसके लिए तैयार क्यों नहीं थे आप लोग? आपके ठीक है, पास काजी तो- भाई, जवाब आपके लेते हैं, पास काजी भाई, PM जवाब लेते केयर हैं। फंड के वेंटिलेटर्स हैं। वेंटिलेटर तो एक मशीन है, जवाब बस ले लेते हैं। उनको चलाने वाले सुबोध कहाँ जी, थे आपके सुबोध पास? जी, हाँ सुबोध जी। देखिए, बहुत स्पष्ट 2-3 सवाल पूछूंगा। इस राज्य में जो मेडिकल हेल्थ सिस्टम है, हमारे डॉक्टर्स का स्ट्रक्चर कितना है, पहला। दूसरा,
जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कितने डॉक्टर्स इस राज्य में नियुक्त थे? तीसरा, इन 4 वर्षों में आज डॉक्टर्स की संख्या को हमने कहां पहुंचाया? आज इस राज्य के टोटल स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर मुश्किल 20% डॉक्टर्स की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी के शासन में से पहले हमें विरासत में मिली। तो आप कहना चाहते हैं कि कांग्रेसियों की देन है ये? देखिए मैं क्या कह रहा हूं भाई, आंकड़े अब तो ये कांग्रेसी कौन है? इसका अर्थ लगा लीजिए। मैं जिला हरिद्वार में कुंभ हॉस्पिटल में आपके डॉक्टर मौजूद, फिजिशियन नहीं है। कुंभ, जहां कुंभ लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के आने का आंकड़ा आप लोगों के पास था, जिसका विशेष क्या आंकड़े पेश कर रहे हैं यहाँ पर? आप पूरा जवाब सुन लीजिए। आज भी जनता को गुमराह कर रहे हैं। जवाब सुन लीजिए आप। बताइए, उसके बताइए बाद सुबोध जी। आज हमने तकरीबन 2000 तक डॉक्टर्स की संख्या पहुंचाई है इस राज्य में। एक दूसरा, काजी जी जरा अपने दिल में हाथ रख के बोलिए, डॉक्टर पेड़ों में नहीं पैदा किए जाते। हमने अपने राज्य के अंदर 15,000 रुपए फीस पे राज्य के लोगों को डॉक्टर बनने का मौका दिया, ताकि, और उनके साथ एक बाउंड भरवाया गया कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़के उत्तराखंड में आके सेवा करें। अब स्पेशलाइजेशन के लिए टाइम चाहिए। पूरे देश के अंदर कोविड था। आप उस चीज को अपने दिल में पूछिए, क्या एक साथ आप सारे स्पेशलिस्ट पैदा कर देंगे? वेंटिलेटर टाइम पे लगेगा। दे रहे हैं। एक इस राज्य में कुल मिलाकर के 12 आईसीयू थे ओवरऑल। ये तो कह रहे हैं कि वेंटिलेटर एक मिनट में आंकड़े क्यों दे रहे हैं आप? जब आपके पास 5 साल पहले मंत्री कौन थे ये बता दीजिए। इसको दे रहे हो आंकड़े वेंटिलेटर? आज मुख्यमंत्री नहीं थे क्या? का पैसा डाइवर्ट करके प्रोक्योरमेंट रूल से भी एग्जम्पशन दिया कि सुबोध जी, मेडिकल हेल्थ में ठीक है। जो आवश्यकताएं हो, ठीक है, सुबोध जी। आप रूल्स को वायलेट करके खरीद सकते हो। ठीक है। सरकार की प्राथमिकता थी कोविड की जंग को जीतना। सुबोध जी, दिनेश मोहनिया जी से सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्योर राजनीति की बात करते हैं। दिनेश जी, आप इस पे फाइनली कमेंट दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग राजनीति की बात करते हैं। अभी उन्याल जी ने कहा कि 5 साल पहले कांग्रेस ने बड़ा खराब किया। 5 साल पहले उस सरकार में कौन था? आप नहीं थे। मतलब ये खेल पिछले 20 सालों से यही चल रहा है। वही मंत्री इधर रहते हैं, इसका भी जवाब वही मंत्री इधर आ जाते इसका भी जवाब दूंगा। वही कांग्रेस 5 साल उनको कोसती है, उसके बाद 5 साल फिर उनको कोसती है। तो मतलब ये कब तक चलता रहेगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो रही है, 10 साल कांग्रेस रही, 10 साल बीजेपी रही, दोनों हर बार टर्न कॉइन करके और उसके बाद ये कहते हैं कि जी वो जिम्मेवार है, वो जिम्मेवार है। आज ये बताइए ना, आप भी मंत्री थे पिछले उससे 5 साल पहले, क्या किया स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? आज आप कहते हैं कि हॉस्पिटल कांग्रेस के टाइम पे नहीं थे, कांग्रेस के टाइम पे भी यही मंत्री थे। इसीलिए हम कहते हैं मुख्यमंत्री बीजेपी का, मंत्री कांग्रेस के, मिली जुली सरकार है और पिछले 20 साल केवल उत्तराखंड को लूटने का काम कर रहे हैं। कोई स्वास्थ्य सेवाओं पे काम नहीं, कोई शिक्षा पे काम नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं। केवल इस वजह से नेगेटिव वोटिंग के आधार पर सरकारें चुनी जा रही है। उसने काम नहीं किया। गणेश भाई की जाए। हम पॉजिटिव क्या करेंगे ये बताइए आप। ठीक है, आप पॉजिटिव क्या करने वाले हैं? ठीक है मोहनिया साहब, एक आरोप का जवाब ठीक है सुबोध जी, ऐसा है प्लीज। निसंदेह हम लोग कुछ समय पहले कांग्रेस में थे। मैंने आपके सवाल पे आते ही पहले कहा जी जी कहा कि काजी जी से बड़े कांग्रेसी हम थे, और जब नकारा अपरिपक्व नेतृत्व आया और एक भ्रष्ट चेहरा उत्तराखंड राज्य को लूटने का काम कर रहा था, तो राज्य हित में हम लोगों को निर्णय लेना पड़ा कांग्रेस को छोड़ने का। लेकिन हम लोग जनता के बीच, जनता के ग्रास रूट से उठकर वार्ड से, विद्यालयों से काम करके राजनीति में, हम वो लोग नहीं है जो तमाम घरों का कूड़ा एक जगह इकट्ठा हो गया और झाड़ू हाथ में लेके निकले इस देश की जनता को गुमराह कर। हम राजनीतिक लोग हैं, हम लोगों ने अपनी जमीन स्वयं बनाने का काम किया है। हमने जनता को गुमराह करके राजनीति नहीं बनाई कि 300 यूनिट फ्री दे देंगे, अलाना फ्री दे देंगे। आप भारत की जनता को खरीदने का प्रयास कर रहे हो, नाकाम लोग करते हैं। कैसी बात आप करते हैं? राजनीतिक रूप से जनता इतनी गुमराह है, दिल्ली की दिमाग की दिवालियापन, दिल्ली की जनता इतनी गुमराह है कि भाई देखिए, अब मैं पॉलिटिकल सवाल पे आता हूं। गणेश जी देखिए, 2022 की चुनौती तो बड़ी है। 57 विधायक होते हुए भी इतनी सारी संकट ठेकाए आए, संकट के बादल छाए, उमड़े घुमड़े, और बाकी अभी आप लोग बचे हुए हैं। तो कैसी बारिश होगी 2022 में चुनाव में? देखिए, 2022 में हमने युवा नेतृत्व 60+ का नारा दिया है, और जो ऐतिहासिक काम डबल इंजन की सरकार ने हमारे किए हैं,
आज कर्णप्रयाग तक रेल जा रही है, 11 टनल बन रही है। कल आप कल्पना करिए, कोई सोच सकता था? आज मसूरी के अंदर टनल बन रही है क्योंकि वहां पर जाम लगता था। आज 144 करोड़ की लागत से यमुना से पानी लेकर हम आ रहे हैं। आज पुड़कुल से मसूरी रोपवे हम ले जा रहे हैं। अभी 7 रोपवे हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में स्वीकृत हुए हैं। और जहां तक आप स्वास्थ्य सेवा की बात कर रहे हैं, आज धारचूला के अंदर, आज चमोली के अंदर, आज उत्तरकाशी के अंदर, जितने दूरस्थ क्षेत्र हैं हर जगह हमारे आईसीयू काम कर रहे हैं। आप जाकर खुद देखिएगा। अब यहाँ पर बैठ के नहीं, मैं यही इसीलिए रोड मैप आपसे पूछा ना कि भाई मोहनिया जी कह रहे हैं कि भाई 5 काम बताइए, काजी साहब कह रहे हैं कि भाई इतनी सारी बातें हो रही हैं। अगर काम हम गिनाएंगे तो कामों की पूरी किताब इनको देनी पड़ेगी, तब इनको पढ़ना पड़ेगा। यानी मतलब उंगलियों पे गिना दीजिए, उंगलियों पे 5। राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, आज- लेकिन राम राज्य यहाँ है। किताब छोड़ दीजिए, उंगलियों पे 5 काम गिना आज दीजिए। आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 काम गिना दीजिए बस। 5 लाख रुपए का इलाज एक गरीब आदमी सर सोच मैं भी नहीं 5 सकता काम था। मांग रहा हूं आपसे, 5 काम गिना दीजिए उंगलियों पे, किताब छोड़ दीजिए आप। अब मैं कहता रहा हूं, हाँ, गिनाइए। मैंने तो गिना दिया। मैं 5 लाख रुपए में, मात्र 5 लाख रुपए में एक गरीब आदमी इलाज करा सकता है। गणेश भाई, आप अपने विधानसभा में 5 काम गिनाइए, बाकी हम लोग आगे चलते हैं। मेरे और आपके सर पास तो सरकार बहुत के सारे 5 काम मंत्रालय गिना हैं। दें, सरकार के 5 काम हम लोग बस। विधानसभा बहुत चलते हैं, है। कोई अरे बात मैं अपनी विधानसभा के गिना देता हूं। जी। अरे सर सरकार के लिए बैठे ना यहाँ पर। सरकार सरकार के 5 सरकार काम के गिना बीच दीजिए। चलिए, हाँ, और जिस मंत्री के पद पे है आप उसके भी 5 काम गिनाइए। जी मैं उद्योग के बना दूं। जी जी। आज हमारी जो उद्योग नीति है, आज कोई उद्योग लगाने यहां पर आता है, प्रभु नीति हमारा- नहीं काम पूछ रहे हैं, काम बता दीजिए। नीति नहीं पूछ रहे, नीति तो बनी हुई है। आप काम बताइए, इस सरकार ने ये काम किया। आज हमने इन्वेस्टर समिति के माध्यम से 1,24 करोड़ के एमओयू साइन किए। उसमें से 10,000 वो साइन तो पिछले 5 साल से हो रहे हैं। सुनिए पहले बात सुन लीजिए। काम क्या सुनिए, हुआ? सुनने की बात, हाँ। सुनने की लागत रखिए। पहले सुनिए पहले आप। हाँ, सुन रहा हूं, 10,000 करोड़ के जमीन पर आ गए हैं। 234 इकाइयां उसमें लगी हैं और 36,000 लोगों को रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। प्यार से मैं बता रहा मैं आपको, तो सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा प्लीज। ये आंकड़े मैंने हाउस के अंदर भी इस चीज को बोला था। मैं आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं, तथ्यों के साथ बोल रहा हूं। आप खुद आज मुस्कुरा हमने रहे हैं, इससे समझ में आता है कि वो कितना अच्छा मजाक कर रहे हैं। लैंड यूज कन्वर्जन चार्जेस को हमने कम कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर अन्य प्रदेशों की मतलब अगर बाहर से कोई बिजनेस करने आ रहा है तो उसकी फाइल कितने दिन में क्लियर हो जा रही है? आज अगर हमने कोई ये- फैक्ट्री हमने- लगाना हमने- चाहता है तो हमने- कितने दिन हमने में ये clear हो जा सुनिश्चित रही है? किया अरे है। हम दोनों ही सरकार के अंग हैं। सुबोध भाई, एक मिनट। मैं जवाब दे दूं, सुबोध कितने काम भाई, हैं? सुबोध भाई, एक मिनट। हाँ। हमारा जो सिंगल विंडो सिस्टम है, हमने इस चीज को सुनिश्चित किया है कि 20 दिन के अंदर कोई भी उद्योगपति अगर यहाँ पर उद्योग लगाने आता है तो सारे एनओसी उसके हाथ में होंगे। इस काम को हमने किया है। आज हमने महिला आदमियों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, अगर वो सिडकुल के अंदर भूमि खरीदना चाहता है तो 5% की छूट हम उनको दे रहे हैं। ये काम हमारी सरकार ने किया है। हमने ये सुनिश्चित किया कि 70% रोजगार यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलेगा। हमने इस चीज को सुनिश्चित किया है। और क्या सुनना चाहते हैं आप? ठीक है, देखिए मोहनिया जी, अब आप उसका जवाब, आपका जवाब आएगा तो जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट। हाँ, काजी भाई भी सुन लेंगे, एक मिनट। हाँ अब जी, काजी भाई बेरोजगारी बताओ। और उद्योग, आपका महकमा उद्योग है, मैं उसी पर आपको जरा एक आईना दिखा देता हूं। मेरा दस्तावेज नहीं है, ये आप ही के विभाग का दस्तावेज है। नहीं, आप सुनिए। सुनाइए सुनाइए जी। उत्तराखंड में बिजली की खपत वर्षवार और श्रेणीवार है, जी जी। जिसमें एचटी इंडस्ट्री, हाई टेंशन इंडस्ट्री में 2016 और 17 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें बिजली की खपत होती थी 5,508.03 मिलियन यूनिट। और आज की तारीख में इस पिछले वित्तीय वर्ष में वो आंकड़ा आया है 5,451 करोड़ वो हजार 0.85। यानी बिजली की खपत 5 साल में जो इंडस्ट्री में घटी है। जो ये बिजली खरीद रहे हैं उस, एक मिनट सुबोध भाई, वो भी खपत घट रही है बिजली की। इसका सीधा सीधा संकेत उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर और बेरोजगारी पर, सीधा सीधा रोजगार पर असर पड़ रहा है। जब बिजली की खपत घटेगी तो क्या उद्योग बढ़ेंगे या घटेंगे? 5 साल से आप लोग एमओयू साइन कर रहे हैं, एमओयू साइन कर रहे हैं। कौन से एमओयू साइन कर रहे हैं? आपकी 5 साल से बिजली की खपत लगातार घट रही है उद्योग में। और मेरा आंकड़ा नहीं है, कागज देख लीजिए। नहीं, ठीक है, ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं ना। और दूसरे नंबर पर आइए। हाँ, हाँ। दूसरे नंबर पर पता नहीं अब दोबारा मेरे तक पहुंचे नहीं नहीं, पहुंचे। एकदम पहुंचेंगे। आपका विभाग उद्योग है, आपका विभाग कृषि विभाग है। कृषि विभाग पर आइए। पिछले 2 साल से ना तो खाद्य विभाग, जो ना तो धान के बीज की सब्सिडी आई, ना गेहूं की सब्सिडी आई। और सुन लीजिए आप अपना आंकड़ा, माननीय सुबोध भाई,
आपके यहाँ पहले 12 करोड़ रुपए थी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, वो इस साल अभी तक तो आई नहीं, पिछले साल उसे घटाकर 2 करोड़ कर दी थी। कौन से महकमे लेकर बैठे ठीक हैं है। आप लोग? दो ही विभाग हैं, काजी दो भाई, ही आईने दिखा काजी रहा हूँ, भाई, टाइम काजी जितना देंगे उतने आईने मैंने काजी भाई, दिखाता काजी चला भाई। जाऊंगा। गणेश जी, और एक आईना उन्हें भी दिखा देता हूँ, हाँ, दिनेश उनको- जी को। हाँ, हाँ, दिनेश जी, आप बहुत अगली पिछली बातें हमारे प्रदेश की जनता को बता रहे हैं। एक आंकड़ा आपको भी बता देता हूं, जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उस सरकार के और आज के कंपैरिजन में इनके यहाँ सरकारी स्कूलों में 1,18,000 बच्चा कम हुआ है। सरकारी स्कूलों में बच्चे आबादी बढ़ रही है, आबादी के अनुपात में बच्चे बढ़ने चाहिए। सरकारी स्कूलों में आपके यहाँ 1,18,000 बच्चा घटा है। ठीक है, और दिनेश। सुनिए, प्राइवेट स्कूलों में 3.5 लाख बच्चा इनके यहाँ बढ़ा है। कहाँ के आप आईने दिखा रहे ठीक हैं? है, बढ़िया बढ़िया। दिनेश भाई, गणेश जी, अब आप इनके सवालों का जवाब दीजिए कि भाई बिजली की खपत जो है वो आपके समय घट गई, और इनका कहना है कि वो इंडिकेशन है कि आपके यहाँ इंडस्ट्री जो है, हाँ एक सेकेंड, तो आप सामूहिक जिम्मेदारी उनके पास जवाब हाँ। नहीं, तो इनसे सामूहिक जिम्मेदारी मैं देता हूँ। ने जवाब नहीं, नहीं, सामूहिक जिम्मेदारी है, कोई बात नहीं, क्योंकि बेसिकली मैं टेक्नोक्रेट हूँ, इसलिए टेक्निकल जवाब नहीं नहीं, दूंगा। ठीक है जी। ऐसा है काजी जी, लोग चांद पे पहुंच गए। एक जमाने में लोग चांद को मामा कहते थे, चंदा मामा। लेकिन काजी जी सूरज पे जाएंगे। वही आपसे कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी रोज नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं। आज ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स आए हैं जिसने एक ही इंडस्ट्री की बिजली की खपत को आधा करने का काम किया है। आधा करने का काम और उन्हें किया बंद है। करने का भी काम मैं किया। बता रहा हूँ आपको। परमाणु बंद है, मैं आपसे बता इंडस्ट्रियल रहा हूँ। एरिया में आधे से ज्यादा प्लांट्स बंद हैं, अरे आप देखोगे, बंद हैं। अरे सुन लो ना, जब आपने बोला मैंने नहीं बोला, ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी आई है। आपने देखा एलईडी बल्ब में, आप देख लो 10% कंजप्शन हो गया है बिजली का। आप कहोगे बल्ब कहां से बढ़ गए, कंजप्शन घट गया। क्या वो जवाब है? ये कृषि में मुझे फक्र है इस बात का कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि उत्तराखंड राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट बनाना है। जब हमारी सरकार बनी, हम इस राज्य में 2.3% ऑफ टोटल लैंड हम लोग जैविक खेती कर रहे थे। आज मुझे कहते हो बहुत गर्व महसूस होता है कि हम देश में सर्वाधिक 50% भूमि पर आज जैविक खेती कर रहे हैं। हम 12,500 क्लस्टर्स के माध्यम से, अब सुन 3,000 लो, हेक्टेयर, आप 3 सुन लो, लाख हेक्टेयर पर आप जैविक खेती कर रहे हैं। 12,500 क्लस्टर। अरे यार तुमने 3 लाख हेक्टेयर पर अब आप सुन क्या 12,000 होता है। 12,500 घर में आंकड़े बना दिए। 12,500 50%। 50 नहीं, आपने बोला 50% 50% बोल रहे पे। हैं। 50%। अरे 3 लाख हेक्टेयर पर आप जैविक खेती कहाँ करना प्रभु? मैंने सुन 6 लाख हेक्टेयर तो आपके पास भाई सारी लोगों, जो जमीन है, एक होता है 50% सफेद झूठ। सिंचित है, एक- 50% रुक- सिंचित रुक- है। रुक- अरे भैया जवाब आंकड़े सुन सही लो, कर मैं लीजिए। जवाब दे रहा हूँ। जीरो कम कर लीजिए, काजी मैंने बोला नहीं, अब जवाब सुनना जीरो पड़ेगा। कम कर लीजिए। इसी काजी ने विधानसभा में एक सवाल किया। इनकी गणित बहुत कमजोर है और इन्होंने अपनी, अरे हमारी गणित सुन लो कमजोर ना, है। इन्होंने कहा इस राज्य में कुल इतने लाख टन गेहूं पैदा होता है। यही हुआ था भाई, धान धान, इतने लाख टन धान पैदा होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है हमने इतने लाख मैट्रिक टन खरीद लिया। या आंकड़े लेके आए गुणा भाग करके। सुनो, और इन्होंने कह दिया सरकार ने, सुन लो, इन्होंने कहा सरकार ने 200 अरब का घपला किया। मान्यवर मुझे खड़ा उठना पड़ा। मैंने कांग्रेस ने 16-17 में 13 लाख मैट्रिक टन चावल खरीदा। उसके बाद काजी जी की बोलती बंद। 12,500 20 हेक्टेयर का एक क्लस्टर, ये हमारा नहीं है। ये आप आरटीआई में आंकड़े मांग सकते हैं। अगर हमारा शब्द में एक भी मतलब झूठ आप ये होगा, कहना चाहते हैं कि 50% मतलब जो खेती हो रही है वो जैविक अब हो रही हम है जैविक में उत्तराखंड 50% हैं हो रही है। जी। और इसमें हम हर एक समूह को 10 लाख रुपए का इनपुट दे रहे हैं किसान के। समूह को कितने समूह है आपके यहाँ? 12, आपसे कहा ना 12,500 क्लस्टर समझ गया, जानता हूँ तो क्लस्टर। उनको हम एक समूह को 10 लाख का इनपुट दे रहे हैं। हैं। हम 80% से लेकर 90% की दर पर पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग कृषि यंत्रों पर किसान को सब्सिडी दे रहे हैं। हम 75% सब्सिडी एंटी हेल नट्स पे दे रहे हैं। हमने कोविड के दौरान 75% सब्सिडी बीजों पे दी। हमने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा, कृषि यंत्र पे भी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा एग्रीकल्चर में जिसमें हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में सब्सिडी को इनकी सरकार के मुकाबले कई गुना बढ़ाने का काम न किया हो। ठीक है, अब जवाब और ले लेते हैं। लगातार सुबोध जी अब जवाब लेते हैं, और प्लीज। यही एक हाँ, अब जवाब लेते हैं, हाँ। सेकंड और जी। हमारे द्वारा जो नई टेक्नोलॉजी किसान को सौंपने का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि इस राज्य के निर्माण के बाद जी। इस राज्य में 17% आज की इस वर्ष तक
17% कृषि भूमि में कमी आई, उसके कारण अर्बनाइजेशन भी है, रियल एस्टेट भी है, लेकिन मुझे फक्र है इस बात का कि हमने 14% प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, जिससे लगातार दोनों वर्ष देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार हम लोगों को मिला है। बहुत बढ़िया, ठीक है। काजी भाई से भी बात करते हैं और मोनिया जी से। हाँ, काजी भाई आप जरा इनका जवाब दे दो, फिर आपने आगे। भी मेरे विधानसभा का सवाल का जिक्र किया सुबोध भाई, मैंने पूछा था कि कितनी धान इस फसल में आप खरीदेंगे। आपने कृषि में आरोप लगाया है, मैं आरोप यहाँ भी लगा रहा हूँ, मैं आरोप यहाँ भी लगा रहा हूँ, वहां से नहीं हटा। मैंने सवाल किया तो इनका जवाब आया था कि 15 लाख मेट्रिक टन धान उत्तराखंड सरकार खरीदेगी। आप मजेदार आंकड़ा देखिए कि 15 लाख मेट्रिक टन धान खरीद बोने के लिए ही कम से कम 3 लाख हेक्टेयर जमीन चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा में होगा। उससे ये मैंने तो वाकई मतलब ये परीक्षण का सुने, विषय हो गया भाई। आपके पास एग्रीकल्चर, क्योंकि आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, आपके पास आंकड़े होंगे, पूरी 6 लाख हेक्टेयर भूमि आपके पास नहीं है एग्रीकल्चर। एक मिनट भाई साहब, अब आप सुन भी लो, अब सुन भी लीजिए। आपके पास 6 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि नहीं है, और एक आंकड़ा आप ही का है जो 50% सिंचित भूमि आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है और 50% असिंचित है। धान असिंचित में तो होगा नहीं, तो इसके मायने कोई और फसल हो ही नहीं रही हमारे प्रदेश में। कैसी बात है? अरे काजी जी, अरे मेरे भाई 30 सुन लो, 3000 करोड़ रुपए की धान उत्तराखंड प्रदेश खरीदेगा। कौन से आंकड़े हैं आपके? कहां के आंकड़े हैं आपके? ये किसानों को गुमराह करने का, जनता को गुमराह करने का आप तरीका छोड़ दीजिए। लोग जान गए, समझ गए आपकी नीतियों को, रीतियों को। अब थोड़ा सच्चाई की बातें कीजिए। ये रोपवे की बात कर रहे हैं, हरिद्वार के रास्ते टूटे पड़े हैं, हरिद्वार जाने के रास्ते टूटे पड़े हैं, सरकार झूठा कर रही है, हरिद्वार के रास्ते टूटे पड़े हैं, 600 नहरें उत्तराखंड में बंद पड़ी हैं, रोपवे की बातें बता रहे हैं। देखिए मुझे आंकड़े दूंगा, कौन सी बंद पड़ेगी मुझे बताओ। आप गुमराह करते हैं लोगों को। 12 लाख मेट्रिक टन आपकी आप रोपवे की बातें बता रहे हैं हमको। 600 नहरें बंद हैं उत्तराखंड राज्य में, आपके शासनकाल में, आपकी सरकार में 600 निश्चित रूप से नहरें। मुझे लगता है जनता जवाब देगी। सुबोध जी और काजी भाई, हाँ, ये जनता जवाब देगी कि अगर इन्होंने 10 लाख मैट्रिक टन खरीदा और यहाँ पर इतनी क्षमता नहीं थी, ये आपका आंकड़ा है, हमने नहीं खरीदा, आपका आंकड़ा है। ये कहां से आप फिर विधानसभा में आंकड़ा दिखाइए आप। जो मैंने आंकड़ा दिया वो आपने विधानसभा में पेश किया। आप दोनों लोग मुझे भी आंकड़े भिजवा दीजिएगा भाई। ये गलत आंकड़े मत पेश कीजिए, नहीं गलत आंकड़े मत पेश कीजिए। नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे पहुंचाइए। मैं दोनों लोगों से चाहता हूँ कि मुझे बताइए। गलत मैं ये जानना चाहता हूँ और देश भी जानना चाहता है, प्रदेश भी जानना चाहता है। जबान से कहेंगे वो आंकड़े नहीं माने जा सकते, ऐसे थोड़ी होता है। कुछ भी कहेंगे वो मान्य होगा। भाई प्लीज, ऐसे थोड़ी होगा। आप कुछ भी कहेंगे वो मान्य। आंकड़ा दिखाइए, कागज दिखाइए मुझे। हाँ प्लीज देखिए, ऐसा है, एक मिनट देखिए, ऐसा है कि आपने कहा कि भाई आपके पास इतने क्लस्टर हैं, आप उनको 10 लाख दे रहे हैं, इतने बड़े आंकड़े हैं, वो पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और जनता जवाब देगी, है ना। एक मोनिया जी के पास एक बात, जी, दो जी, चीजें रखना चाह रहा हूँ। जी। एक तो इन्होंने बोला कि 50% जो भूमि है उस पे जैविक खेती हो रही है। ऑन रिकॉर्ड बोला जी, बोला ना, ऑन रिकॉर्ड। आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आज मैं ये जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि अगर 50% का आंकड़ा ये ले आए, संभव ही नहीं है। आज राजनीति छोड़ दूंगा जी। और बताइए, चलिए, चुनौती देता हूं। संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है ऐसा, क्योंकि एक मिनट मेरे को बात रखने दीजिए। नहीं, हम भी अब यही जानना चाहते हैं कि भाई 50% जैविक खेती अगर हो रही है तो भाई कहां हो रही है आप वो? दिखाइए। ये कह रहे हैं हम राजनीति छोड़ देंगे, बढ़िया है, अच्छा है, क्या एक करना मिनट है? मेरे को अपनी बात रखने दीजिए पूरी। उनियाल जी एक मिनट मेरे को बात रखने दीजिए। और सब रिकॉर्डेड है, ये सब रिकॉर्डेड है, ऑन जी। कैमरा बोल रहा हूं, ठीक है जी। एक तो दिक्कत ये है कि जब आंकड़े नहीं हो, झूठ बोलना हो तो चिल्लाना शुरू कर दो। ये भाजपाइयों की पुरानी आदत है। जब दिक्कत लगे, जब आंकड़े नहीं हो, चिल्लाना शुरू कर दो, दूसरे को बोलने मत दो। अच्छा, शुरू हो गए, शुरू हो गए, और सुनो, फिर शुरू हो गए चैनल के माध्यम से काजी जी। अरे भाई साहब, दूसरे को बात रखने, उन्याल जी बात रखने दो। चिल्ला क्यों रहे हो? सुनना नहीं, चिल्लाते क्यों रहे हो? आप यही आदत है भाजपाइयों की। आप भी इनकी बातें समझ, जब झूठ बोलना, मेरा समय है ना, मेरे को बोलने दीजिए। ये राजनीति छोड़े ना छोड़े, असर क्या पड़ रहा है? अरे आप सहमत हैं? बोले बेगा जी, आप सहमत हैं? इनकी अरे सरकार बात रखने दो। दिल्ली में इन्होंने दिल्ली के इंटरनेशनल भैया, एयरपोर्ट इनकी में बात पानी तो पूछ घुसा रहा हूं। दिया। अरे सर, इनकी बात काजी जी आपसे ही बात करूंगा, चिंता मत कीजिए, आंकड़ों के साथ बात करूंगा। आप ये कह रहे हैं कि आप राजनीति छोड़ेंगे कि नहीं, बताइए। देखिए, मेरे आंकड़े छोड़ेंगे कि नहीं? मैं केवल चिल्लाने
चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आप मोनिया जी, टीवी पे बैठे, मोनिया जी, एक मेरा मिनट, समय, एक सवाल, एक मिनट, ऐसा नहीं चलेगा। भैया, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बीच में बोलते रहें continuous। ऐसा नहीं होगा। अरे भाई, आप समझ मेरे में नहीं आ रहा सामने जनता बोल को। रहे हैं। मुनिया जी, ये नहीं हो सुबोध भाई, सकता, सुबोध भाई, ऐसा नहीं होगा। आप मैं इतना बड़ी सवाल देर से शांति के साथ पूछने सुन को रहा तैयार हूँ, हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे सामने सुबोध मुझे जी, चिल्लाने एक लगे। मिनट। मोनिया जी, एक मैं सेकंड। अपनी बात रख रहा हूँ, मैं दोनों अपनी बात रखने का मोनिया टाइम जी, दे मोनिया जी, दीजिए, एक उसके बाद फिर जितना चिल्लाना खूब चिल्लाइए। मोनिया जी एक सेकंड भाई, देखिए ऐसा है कि काफी दोनों देर से मैं विपक्ष दोनों की बातें सुन रहा हूँ। दोनों विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि अगर आपने आंकड़े सही दिए तो इन दोनों लोग जो है, बताइए भाई आप अपनी- मैं एक मिनट, ये मुझसे बोलिए, पूछ रहे बोलिए। हैं। मैं राजनीति छोड़ने नहीं, मैं छुड़वाने आया हूँ आप लोगों के। आपके आंकड़े आपको दिखाऊंगा। मैं बिना आधार के बात ही नहीं करता हूँ। अरे मैं तुझसे- मैं कभी जबानदराजी नहीं करता हूँ। दूसरी मैं चीज- कागजों से बात भैया, करता जो हूँ कभी चैलेंज भी। किया, मैं चैलेंज चैलेंज स्वीकार किया, कर रहा फिर हूं। चिल्लाना शुरू कर दिया। चैलेंज स्वीकार आपसे कर कह रहा रहा हूं, हूँ, स्वीकार करते हो। आपसे कह रहा हूँ, उनियाल जी, आपकी अपनी बात पे रहिए ना। 50% ऐसी इंची जमीन भैया, है तुम और तीन 50% जी, अपनी बात जैविक नहीं, बता रहे आप हैं। चिल्लाना बंद कीजिए ना। कौन से आंकड़े हैं? अरे हर बात पे बस चिल्लाना ही है। गलत, बिल्कुल गलत बात। गलत आंकड़े मत स्वीकार दीजिए। है। आप बीजेपी में जाकर स्वीकार है। आप ऐसी बातें मत क्या करिए अगर जैसे गणेश भाई 50% करते हैं। के पहले आगे मेरी बात सुनो। आपका डीएनए कांग्रेस का है, 50% आपका के डीएनए आंकड़े कांग्रेस का है। इन्हें प्रमाणित बहकाओ मत होगा, जनता को। तो राजनीति छोड़ोगे, अब ये- स्वीकार है। मैं छुड़वाने आया हूँ आपसे राजनीति। तो छोड़ोगे मैं नहीं, आंकड़े छोड़ोगे लेकर नहीं, आया हूँ ये आपके बताओ। बीच में। उनियाल जी, ये जबानदराजी ये की बात नहीं राहुल करता गांधी को हूँ। दिखाओ, समझाओ। मैं जबानदराजी की बात या नहीं मत करता हूँ। समझाओ। भाई देखिए ऐसा है कि ये तो राजनीति नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो राजनीति मैं छोड़ने का आपको तैयार है। आंकड़े छोड़ना दिखाऊंगा। चाहिए ना। आंकड़े जो देखना चाहें देख लीजिए। 3 में न 13 में छोड़े न छोड़े क्या असर पड़ रहा है? भाई गणेश जी, उनियाल जी, देखिए, ये गलतफहमी बनाए रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ये गलतफहमी आपके बनाए रखिए। मित्र जिस नाव पर सवार होकर कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर कुछ कर पाएंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ ये राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सेना का जो है हर 5वां आदमी इस उत्तराखंड से है। 17.5% सेना की पूर्ति हमारा प्रदेश करता है। और आज जिस सेना पर इनके नेता ने सवाल उठाया हो, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया हो, वो कहे कि हमें यहाँ कुछ मिल जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए किसके नेता कहिए ने? देखिए, मेरे को अपनी बात रखने का समय दें तो फिर मैं बात रख पाऊंगा। दिनेश भाई, एक अगर सेकंड। बीच में ही चिल्लाना है, दिनेश तो भाई, उनियाल जी ऐसे बीच में सब दिनेश चिल्लाते भाई, हैं मिलके फिर। दिनेश भाई, बात ही रखने का, आप यहाँ पर टीवी पे यार आप बैठे हैं ऐसा या इनके भाई देखिए सुबोध जी, देखिए सुबोध बात भाई, सबको रखने का बराबर समय मिलना देंगे तो चाहिए। बात तो हो जनता तय करेगी कौन 3 में है, कौन 13 में है। ये तो देखिए हम और आप नहीं तय करेंगे, ये तो जनता तय करेगी। जनता ने दिनेश आपको भाई, मौका दिया है, वो तो कुर्सी है। पे बिठाया है। इन्होंने- और सुनिए, हाँ इन्होंने अभी एक बात हाँ। कही मेरे नेता गणेश को जी इंगित को- करके। गणेश जी की अब आप पास एक आते हैं। दिनेश भाई आखिरी हम आपसे ही दिनेश करेंगे। भाई, बैठेंगे तो सारी बात रखो। आज दोनों मंत्रीगण आपके बीच में, जनता के बीच में बैठे हैं। सवाल का जवाब आप दीजिए कि आपके प्रधानमंत्री की शपथ समारोह में नवाज शरीफ चीफ गेस्ट क्यों थे? कारगिल का गुनाहगार आपका चीफ गेस्ट क्यों था? कारगिल के शहीदों का चाइना गुनाहगार घुसा हुआ है क्यों प्रदेश था? में। आप जवाब दीजिए। उसकी अम्मी जान के पैर छूने पाकिस्तान कौन गया था? उसकी अम्मी जान को शॉल उड़ाने कौन गया था? मोदी जी क्यों गए थे पाकिस्तान जब फौजें तैनात थी? हमारी फौजों का मनोबल तोड़ने आपके नेता गए थे। यहाँ फौजें बॉर्डर पर तैनात थी। आप बात करते हैं पाकिस्तान में, आप हमारी सेना बॉर्डर पर तैनात है और मोदी जी वहां बिरयानी खाने चले गए। अरे भाई मोदी जी, किससे पूछ कर गए थे? किससे मशवरा करके गए थे वो वहां पर? और आज भी चाइना घुसा हुआ है। जनरल से बात करके गए थे वो। जवाब दें। और चीफ ऑफ आर्मी, आप ये समझिए कारगिल युद्ध भाई- जिस दिन हुआ उस काजी दिन भाई, नवाज काजी शरीफ भाई। उसका सबसे बड़ा गुनाहगार है। अरे जवाब और दें इसका। आपने उसको अपने कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि बुलाया। आप किस मुंह से हमारे सामने भाई, बात अब कर रहे हैं? जब देश आप- के सामने किस मुंह से अब जा आप रहे जवाब हैं आप दे लोग? इसका जवाब दें। जवाब दीजिए भाई, चलिए जवाब देंगे। बाबू ने एक जवाब ही मिनट। नहीं है, क्या जवाब देंगे आप इस बात का? ऐसा है, जी मैंने फिर कहा मैं तो काबिल दोस्त बोलता हूं, पर अब मुझे संदेह हो रहा है। राजनीति में देश को कि आप जानते हैं, देश दुनिया में इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशंस जी ये एक अलग चीज है। एक डिप्लोमेटिक तरीके सरकार, हर वो सरकार सक्सेसफुल होती है जिसके अंदर डिप्लोमेसी हो। और देश, जब हमारे अमेरिका से संबंध बहुत बिगड़े थे तो क्या हमारे देश के नेताओं ने अमेरिका के दौरे नहीं किए? जब हमारे देश के संबंध कई राज्यों के साथ बहुत खराब थे, क्या कांग्रेस के नेताओं ने पाकिस्तान के टूर नहीं किए? अगर आज भी प्रोग्राम से क्या नो, तैयारी नो, के साथ ये गए? ऐसे नहीं इंटरनेशनल कि मनोबल तोड़कर अपनी फौज का मनोबल तोड़कर नहीं गए। पॉलिटिकल रिलेशन पाकिस्तान जाने में फौज का बीच में मनोबल वो करेंगे। किसी से अरे भाई, मशवरा नहीं किया। अरे भाई, तुम अरे अम्मा भाई। के पैर छूने नहीं गए। हमारे किसी नेता काजी भाई, ने देखिए ऐसा है कि- प्रधानमंत्री के अम्मा के पैर नहीं छुए। गुमराह करने का काम कर रहे हम हैं लोग जो है, हम लोग उत्तराखंड की बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ एक दिनेश मिनट। मोनिया जी, हम लोग मैं उत्तराखंड की बात कर जी लेता जी, हूं। हम उत्तराखंड की बात करना चाह रहे हमारे हैं। प्रधानमंत्री जी जब ये कहते थे, नहीं हम लोग पिछली नहीं, उत्तराखंड की बात छोड़ कर रहा दीजिए हूं। सवाल को, उत्तराखंड की बात कर जी, रहा जी। हूं। सर, आज चाइना उत्तराखंड में घुसा हुआ है, पुल तोड़ा उन्होंने, ये फैक्ट है कि नहीं है?
सारी रिपोर्ट्स हैं, तुम देख के आए? पूरी सरकार में जी, से आप बताइए एक भाई। आदमी ये बोलने को तैयार नहीं है कि चाइना की आर्मी उत्तराखंड में कैसे घुस गई, वहां पर आके पुल तोड़ गई, 100 लोग घुस गए, आपको पता ही नहीं है। लाल लाल आंखें करके दिखानी चाहिए थी, अब उस प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। क्यों नहीं निकल रही? चाइना को बोलने में दिक्कत लगती है। गुलवान के अंदर चाइना आया था। आज की बात करें, आज चाइना है या नहीं है बताइए मेरे को। आज आप रिकॉर्ड में बताइए, आज के उत्तराखंड में चाइना है या नहीं? चाइना के सैनिक हमारे देश में है या नहीं? उसके बावजूद आज की पूछ रहा हूँ, जोशी जी रिपोर्ट है, देखिए, आज मेरी- सुबह की मेरी रिपोर्ट बताइए आप। अपने साथियों से गुजारिश क्या है कि उत्तराखंड में चाइना की आर्मी नहीं एंटर करी? आप हाँ या ना मुझे कोई बताइए। एंटर नहीं की है। इस देश क्या का कह रहे हैं? कौन ऐसा नेता है जिसको गल्फ से पैसा आ रहा है इस देश के अंदर अशांति? मतलब चाइना घुस गया, उसको कोई जवाब नहीं है आपके पास? कोई चाइना का जवाब नहीं है। चाइना की आर्मी उत्तराखंड के अंदर घुस के पुल तोड़ रही है, भाई देखिए, और ये इनके पास कोई विषय जो जवाब है, नहीं है ऐसी ये राष्ट्रीय विषय सरकार के पास। मोनिया जी हम लोग विषय को डाइवर्ट कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि भाई देखिए, 2022 का जो लक्ष्य है सभी दलों का कि भाई वो कैसे चुनाव में जीतें, चुनाव में जीत हासिल करें, और मैं समझता हूं कि शायद हम लोग उस पर बात करें। एक एक सवाल हम लोग आप लोग से लेते हैं और उसके बाद इस सत्र को खत्म करते हैं। गणेश जी, भाई इंडस्ट्री की बात हो गई, सैनिक कल्याण की बात हो गई, मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल ये जानना चाहता हूं कि भाई विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है और उत्तराखंड का इतिहास ये बताता है कि कोई भी जो है सरकार रिपीट नहीं करती है। 2022 में कैसे रिपीट करेंगे? इस बार हम इन मिथकों को तोड़ेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और एक बात मोदी जी ने की, सबका प्रयास। उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और 2022 में जो है पुष्कर सिंह धामी कितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार काजी भाई, आपके पास कौन सा नारा है भाई, बताइए। हमारे पास नारा नहीं है, हमारे पास जननीतियां हैं। उत्तराखंड में देश का सर्वोच्च बेरोजगारी स्तर है इस समय, हम इसको दूर करने का काम करेंगे। गैस, डीजल, पेट्रोल की जो आसमान छूती कीमतें हैं, इनको हम करेंगे, तो कम राजस्थान करेंगे। पंजाब में करते यार, हम कम करेंगे यहाँ पर। और सुनिए, हम गन्ने से लेकर और सेब तक हम किसानों को उचित मूल्य देंगे, और ये जो उत्तराखंड की बंद होती फैक्ट्रियों की मैंने सूरत हाल आपको अभी दिखाई, इसको पुनः चालू कराने का हम प्रयास करेंगे। और महिलाओं पर जो दुराचार और अत्याचार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, इनके विधायकों में उसमें सम्मिलित हैं, उसको हम कम करेंगे। इन सभी विषयों को, और जो प्रदेश की गिरती अर्थव्यवस्था है, इन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ऐसा कर दिया कि वहां ले जाकर दिल्ली में जीएसटी काउंसिल में गिरवी रख दिया। 5,000 करोड़ रुपए का इस टाइम नुकसान में प्रदेश है, और आखिरी बार अब इस प्रदेश को रीइंबर्समेंट मिलने के लिए जा रहा है। इसके बाद रीइंबर्समेंट देने से भी की भी गुंजाइश नहीं है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सही करने के लिए हम काम करेंगे। सुबोध जी, एक बहुत पुरानी कहावत है, बाप ने मारी मेंढकी और बेटा तीरंदाज। कुछ तो इन्होंने पहले किया। देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल राजस्थान राज्य में है, सबसे ज्यादा महंगा। राजस्थान तो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उत्तराखंड में कम करेंगे। देखिए, हम अपने भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, कार्यक्रम और नेतृत्व, और 5 वर्ष तक उत्तराखंड के साथ जो दरियादिली दिखाते हुए भारत सरकार ने हमें हजारों करोड़ की योजनाएं दी, उनके साथ साथ जो 5 वर्ष के कार्यकाल में हमने अपने नीतियों और कार्यक्रम और चुनाव घोषणा पत्र का जो एग्जीक्यूशन किया, उसको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। अगर हमने जनता से किए वादे पूरे किए तो हमें पूरा विश्वास है कि हम लौट करके 60+ की संख्या में आकर इस राज्य में सारे मिथक तोड़कर, क्योंकि रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, 2022 में भी एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार दूसरी बार सत्तासीन हुई। और ये इस राज्य की जनता का हमारी नीतियों पर, हमारे कार्यक्रम पर, हमारे नेतृत्व पर, और इस राज्य सरकार की नो पेंडेंसी की नीति पर, जिसमें कहीं करप्शन नहीं था। जो यहाँ पर शराब माफिया हावी थे, वो हमने बाहर फेंके। जो खनन माफिया हावी थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाया। जो ट्रांसफर उद्योग था, उसको बाहर का रास्ता दिखाया। और इस सब के हमें विश्वास है। मैं दोबारा मोनिया साहब, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बीच में मत बोलिएगा प्लीज। नहीं, आप ही की बारी है, बोलिए। मैंने 2 चीजों पे बात रख लेता हूं। एक तो आपने बोला जी क्या मुद्दे लेके हम नहीं, आप कैसे, 2022 कैसे? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, ये 5 कोर इश्यूज हैं जो हमारा मानना है कि हर आदमी के जीवन को इफेक्ट करते हैं जी। और हमारा यह मानना है कि ईमानदार सरकार, नियत वाली सरकार अगर आए तो इन पे काम हो सकता है। बजट की कोई कमी किसी सरकार के पास कभी नहीं रही जी। दिल्ली में हमने करके दिखाया है,
हम उत्तराखंड में भी कर सकते हैं और करेंगे, ठीक है। फिर नहीं बोल लीजिए, आप बोलिए, ठीक है प्लीज। ठीक है। दूसरा विषय इन्होंने एक रखा है जी, खनन में बहुत कुछ हो रहा है, खनन में हमने रोक दिया। तो आपकी जानकारी जी के बता दूं कि जो सीएम को जो पावर थी वो एक नोडल ऑफिसर को बना के उसके हाथ में थमा दी गई है सारी पावर। आपकी जानकारी में होगा शायद, खनन की सारी पावर एक जो खनन अधिकारी है नैनीताल का, उस इंडिविजुअल को पावर दे दी गई ऑफिशियली। अपना एजेंडा बताइए ना, आपने बिजली पानी उसका मैंने बताया। जो एजेंडा बताया वो 5 विषय पे हम काम कर रहे हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ठीक है। ये 5 गारंटी हम दे रहे ठीक हैं है। और इन्हीं विषयों पे हमारा ये मानना है कि जो जीवन स्तर किसी आदमी का अगर सुधारना है, ठीक है, तो ठीक इन है। विषयों पे काम करने की आवश्यकता है। इन मुद्दों के साथ हम चुनाव में जाएंगे। देखिए मैं अंतिम सुबोध जी, शब्द जी, बोल के जी। क्योंकि अभी खत्म हो रही जी। है, आप क्या करेंगे कोविड में जिस तरह दिल्ली के अंदर दिल्ली के वोटर के अलावा देश के नागरिकों को पाकिस्तानी समझ के जिस तरह खदेड़ने का काम हुआ था, उससे शर्म आती थी कि हम भारत के लोग हैं। देखिए फिर शुरू हो गए। जिन लोगों ने भारत के लोगों में मेरा ये मानना है बहुत कि आप अपने विषय में बताइए, उत्तराखंड में क्या हो रहा है वो बताइए आप। देखिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। ये गाना देखिए बहुत ही चर्चित है और पब्लिक सब जानती है। 2022 में उठ किस करवट बैठेगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। यहाँ पे आप लोगों ने एक दूसरे के चैलेंज देखे, सवाल जवाब सुने। हम अब आएंगे अगले सत्र में, लेकिन ये सवाल जवाबों का जो सिलसिला है जारी रहेगा। आप सभी लोग देखते रहिए इंडिया न्यूज। और हमारे जो विशेष मेहमान यहाँ पे आए, गणेश जी, काजी भाई, सुबोध जी और मोहनिया साहब, इन सबको बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया।